जय हिंद साथियों, आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लाइव गुरुकुल में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। साथियों, आज की इस हिंदी व्याकरण की क्लास में हम पढ़ेंगे हिंदी वर्णमाला। तो सभी साथी अपनी कॉपी पेन निकाल लीजिए और बने रहिए हमारे साथ। तो आइए बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि हिंदी वर्णमाला क्या है। साथियों, मैं आपको बता दूं, हम जो भी कुछ पढ़ते हैं तो उसको पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि हम क्या पढ़ रहे हैं। तो आज हम पढ़ रहे हैं वर्णमाला। तो वर्णमाला को पढ़ने से पहले हम जान लेते हैं कि वर्णमाला क्या है। तो साथियों, जो वर्णमाला शब्द है, ये यहाँ दो शब्दों, एक वर्ण और दूसरा शब्द है माला। इन दो शब्दों यानी एक वर्ण और दूसरा शब्द माला, इन दोनों को जोड़ करके बनाया गया है वर्णमाला। क्या बनाया गया है? वर्णमाला। सॉरी, वर्णमाला। ठीक है। अब यहाँ ये दो शब्द हैं, एक है वर्ण और दूसरा है माला। जहां इस माला शब्द का अर्थ होता है, माला शब्द का अर्थ होता है एक सुव्यवस्थित सुव्यवस्थित समूह। ठीक है। माला शब्द का क्या अर्थ हो गया? एक सुव्यवस्थित समूह। तो इस प्रकार अगर हम वर्णमाला की परिभाषा की बात करें तो वर्णमाला की जो परिभाषा बनेगी, यानी इसकी वर्णमाला की जो परिभाषा बनेगी, यानी परिभाषा वो हो जाएगी वर्णों वर्णों का एक सुव्यवस्थित सुव्यवस्थित समूह। ठीक है। यानी माला शब्द का अर्थ हो गया एक सुव्यवस्थित समूह। तो वर्णमाला की परिभाषा क्या होगी? क्योंकि ये जो माला है ये किसकी बनी है? वर्णों की। तो इसकी जो परिभाषा बनेगी वो बनेगी वर्णों का एक सुव्यवस्थित समूह। ठीक है। परिभाषा क्या हो जाएगी साथियों वर्णमाला की? वर्णों का एक सुव्यवस्थित समूह। ध्यान रखना, इस चीज को आप नोट कर लेना, क्योंकि यही है, यही परिभाषा परीक्षा में पूछी जाएगी आपको। जो आने वाली परीक्षा है, चाहे वो वीडियो की हो या चाहे लेखपाल की हो या किसी की भी हो जिसमें हिंदी आएगी, वर्णमाला से अगर प्रश्न पूछे जाएंगे तो उसमें ये वर्णमाला की परिभाषा पूछी जा सकती है। ठीक है। तो इसको नोट कर लेना। एक तो परिभाषा हो गई कि वर्णों का एक सुव्यवस्थित समूह वर्णमाला है। एक इसमें दे सकता है, इसके अलावा एक इसकी परिभाषा बनती है, वो है, इसे लिख लेना या अथवा करके, लिपि लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला वर्णमाला कहते हैं। ठीक है। वर्णों के एक सुव्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। इसके अलावा हो जाएगा लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। किसे कहते हैं? लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। मुझे लगता है आप लोगों को ये जो चीज है दिखाई नहीं दे रही होगी, तो आप इसे नोट कर लेना। मैं ये जो वीडियो ये नोट कर लेना आप सभी लोग। अब दिखाई दे रहा होगा मुझे लगता है। नोट कर लिया? यानी एक तो इसकी परिभाषा हो गई, एक तो इसकी परिभाषा हो गई वर्णों का एक सुव्यवस्थित समूह वर्णमाला है, और एक हो गई लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। ठीक है। अब साथियों, यहां तुम्हारे मन में एक सवाल आ रहा होगा कि सर आपने हमें वर्णमाला वर्णमाला एक सेकेंड,
वर्णमाला के बारे में बता दिया कि वर्णमाला दो शब्दों, एक वर्ण और एक माला शब्द से बना है। इसके अलावा ये भी बता दिया कि माला का मतलब एक सुव्यवस्थित समूह है, सुव्यवस्थित समूह है। इसके अलावा आपने परिभाषा भी बता दी, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि सर ये जो वर्ड है ये क्या है, वर्ड क्या है। तो साथियों मैं बता दूं, ये जो वर्ड है ये भाषा की सबसे छोटी इकाई है। क्या है? भाषा की सबसे छोटी, भाषा की सबसे छोटी इकाई, एक सेकेंड, सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ड। ठीक, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ड। सबसे छोटी भी है और अविभाज्य भी है, ये भी ध्यान रखना है। इसको हम सबसे छोटी, और यहां ये लिख लेना, इसको मैं रुक जाओ, सबसे छोटी और अविभाज्य, अविभाज्य, अविभाज्य इकाई, यानी वर्ड को हम विभाजित नहीं कर सकते। ठीक है। अच्छा, आपके मन में एक सवाल और आ रहा होगा कि सर कई कई जगह वर्ड के अलावा एक शब्द और आता है, और वो शब्द है अक्षर। यानी कभी कभी अक्षर भी पूछ लिया जाता है कि अक्षर। तो ये जो मैं बता दूं, यहाँ जो वर्ड हैं यही अक्षर हैं, लेकिन वर्ड में थोड़ा सा हमें बढ़ाना पड़ता है। क्या बढ़ाना पड़ता है कि जो जो अक्षर होता है वो वर्णों का, वर्णों के योग से बनता है, वर्णों के सॉरी, दो वर्णों के, दो या अधिक, ऐसे लिख लेना आप, दो या अधिक वर्णों का योग, दो या अधिक वर्णों का जो योग होता है उसे हम कहते हैं अक्षर। अक्षर को हम तोड़ सकते हैं, विभाजित कर सकते हैं, लेकिन हम वर्ड को विभाजित नहीं कर सकते। जैसे मैं यहाँ इसका एक एग्जाम्पल आपको बता देता हूं। जैसे मैंने यहाँ एक शब्द लिखा, जैसे मैंने लिखा, यहां शब्द लिखा राम। अब इस शब्द में ये जो अक्षर हैं वो है तुम्हारे, एक है रा और एक है म, यानी इसमें दो अक्षर हैं। अक्षर कितने हैं इसमें? दो अक्षर हैं। ठीक है। अगर हम इसे अगर वर्णों में तोड़ें तो ये टूट जाएगा। एक हो जाएगा र, इसमें हलंत लगाएंगे, इसके बाद हो जाएगा आ, और इसके बाद हो जाएगा म, इसमें हलंत लगाएंगे, और इसमें हो जाएगा अ। तो इस प्रकार इसमें ये चार वर्ण हो गए और दो अक्षर हो गए। तो ये जो है र, आ और ये म जिसमें अ की मात्रा नहीं है, और ये अ, ये सब वर्ण हैं। ये क्या है? वर्ण हैं, जबकि ये अक्षर हैं। ठीक है। तो मुझे लगता है कि आप लोगों की समझ में ये वर्णमाला शब्द आ गया होगा, वर्ड भी समझ में आ गया होगा, माला शब्द भी समझ में आया, वर्णमाला की परिभाषा भी आप लोग समझ गए होंगे, वर्ड क्या है ये भी समझ गए होंगे, अक्षर क्या है ये भी समझ गए होंगे, और वर्ड और अक्षर में अंतर क्या है आप ये लोग भी ये बात भी आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है। अगर आपकी समझ में नहीं आया है तो इस जो वीडियो है इसको पीछे कर लीजिएगा, और पीछे करने के बाद में फिर देख लीजिएगा, आपकी समझ में आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ हम वर्णमाला पढ़ रहे हैं। तो हमारी जो हिंदी वर्णमाला है, हिंदी वर्णमाला में हमारे पास टोटल वर्ड होते हैं 52। टोटल वर्ड कितने हैं? 52। तो इन 52 वर्णों को पढ़ते हैं, आगे देखते हैं। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं वर्णों के प्रकार। क्या देखते हैं? सबसे पहले हम वर्णों के प्रकार। तो हमारे पास पहले तो ये देख लो हमारे वर्णों की संख्या कितनी है। हमारे पास वर्ण है टोटल, यहां लिख लेता हूं मैं, कुल वर्ण, कुल वर्ण। हमारी वर्णमाला में कुल वर्ण कितने हैं साथियों? हमारे पास है टोटल 52 वर्ण। कितने हैं?
52 वर्ण। हमारे पास कुल 52 वर्ण हैं, जिनको मुख्यतः एक स्वर और दूसरा व्यंजन में इन्हें बांटते हैं। ध्यान रखना, अगर पूछ लिया जाए कि वर्ण के कितने भाग भेद हैं या वर्ण को कितने भागों में बांटा जाता है या वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, सॉरी, यानी अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि वर्ण के कितने भेद हैं या वर्ण कितने प्रकार के हैं, तो वहां आपका आंसर होना चाहिए वर्ण के प्रकार होंगे 2। मात्र कितने होंगे? 2। एक होंगे स्वर और एक होंगे व्यंजन। ठीक है। अब कहेंगे सर आपने ये क्यों लिख रखा है, ये अयोग व ये तीसरा प्रकार क्यों लिख रखा है? तो ध्यान रखना, जब वर्ण के प्रकार पढ़ते हैं तो हम 2 पढ़ते हैं, लेकिन इनमें से ही 2 वर्ण ऐसे हैं जो न तो स्वरों में आते हैं और न ही व्यंजनों में आते हैं, यानी उनमें स्वरों का भी मिश्रण हो जाता है और व्यंजनों का भी मिश्रण हो जाता है, तो इसलिए हम उनको अलग पढ़ते हैं और उन्हें हम कहते हैं अयोगवा। तो हमारे पास टोटल जो 52 वर्ण हैं उनमें से हमारे पास हैं 11 स्वर हैं, इसके अलावा 2 हमारे पास जो हैं अयोगवा हैं और हमारे पास टोटल जो है 39 व्यंजन हैं। ठीक है। अब इनमें हम सबसे पहले अगर बात करें तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्वरों की। स्वर क्या है? स्वर क्या है? तो स्वर की अगर परिभाषा देखें तो स्वर की परिभाषा या क्या है, ये हो जाएगा कि वे वर्ण जो जिनके उच्चारण में कोई अवरोध न हो और वे बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता के या बिना किसी दूसरे वर्ण के सहयोग के उच्चारित होते हैं, स्वर कहलाते हैं। स्वर क्या है? स्वर वे वर्ण हैं जो दूसरे वर्णों के बिना सहयोग के स्वतंत्र रूप से बिना अवरोध के बोले जाते हैं या उच्चारित होते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं साथियों? उन्हें कहते हैं हम स्वर। तो इसे आप नोट कर लीजिए, जिन वर्णों का उच्चारण, यहां लिख देता हूं मैं, जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोध के, बिना किसी अवरोध के तथा बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता के सहयोग से होता है। स्वर हैं। क्या है वो? स्वर है। यानी ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण बिना किसी अवरोध के, यानी कोई अवरोध नहीं आएगा, कोई रुकावट नहीं आएगी, ठीक है, उन्हें कोई परेशानी नहीं होगी, कोई रुकावट नहीं होगा और ना ही उन्हें किसी दूसरे वर्ड की सहायता होगी, यानी बिना दूसरे वर्ड की सहायता के और बिना किसी अवरोध के वे उच्चारित हो सकते हैं, वे स्वर कहलाएंगे हमारे क्या? स्वर। क्या कहलाएंगे वे स्वर? हमारे स्वर कहलाएंगे। संख्या में कितने होते हैं? 11 होते हैं। कौन कौन से होते हैं ये भी देख लो। ये जो स्वर हैं ये होते हैं हमारे पास 11। कौन कौन से होते हैं? एक होता है अ, बड़ा अ, छोटी ए, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, रे, छोटी ए, बड़ी ए, एक होता है छोटा ओ और एक हो जाएगा बड़ा ऊ। टोटल हमारे पास कितने वर्ड हो गए? सॉरी कितने स्वर हो गए हमारे पास टोटल?
हमारे पास टोटल स्वरों की संख्या हो गई 11। ठीक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। ठीक, अब इनमें से ये जो एक वर्ड है रे, ये वर्ड जो है ये आ है, ये सॉरी, ये जो रे वर्ड है ये शुद्ध स्वरों में नहीं आता। ये जो हमारे पास इस रे को छोड़ करके ये सारे के सारे जितने हैं अ से लेकर के औ तक रे को छोड़ करके ये सब के सब कहलाते हैं शुद्ध स्वर। क्या कहलाते हैं? शुद्ध स्वर। क्योंकि जो रे है ये दो दो वर्णों, एक र, यानी आधे र में आज के समय पे हम इसे आधे र और ए इस रूप में इसको लिखते हैं। आधा र और ए। रे बिना मात्रा का है, इसमें कोई स्वर नहीं है, और एक ए, इन दोनों को जोड़ने से क्या बनना है हमारा? रे। तो इसको हम शुद्ध स्वर में नहीं मानते। शुद्ध स्वर हमारे पास जो होते हैं वो होते हैं हमारे पास टोटल और टोटल 10। इन शुद्ध स्वरों को ही हम कहते हैं मौखिक स्वर। क्या कहते हैं इनको हम? मौखिक स्वर। इन्हीं को हम मौखिक स्वर भी कहते हैं। ठीक है, जो शुद्ध स्वर हैं उन्हीं को हम मौखिक स्वर कहते हैं। जब हम इसमें रि को मिला देते हैं तो रि को मिलाने पर ये जो वर्ड है ये कहलाते हैं लिखित स्वर। क्या कहलाते हैं? लिखित स्वर। लेकिन ये चीज ध्यान रखना, अगर परीक्षा में कहे कि शुद्ध स्वर कितने हैं तब आपको बताने हैं 10। अगर वो कह दे कि स्वर कितने हैं तब आपको बताने हैं 11। तब आपको बताने हैं 11। क्योंकि अगर वो नहीं कह रहा शुद्ध या मौखिक तो वो इसका मतलब है आपसे पूछना चाह रहा है कि हमारे पास जो लिखित वर्ड हैं वो कितने हैं। तो लिखित प्रारूप में, लिखित रूप में हमारे पास कुल 11 स्वर हैं, जबकि शुद्ध या मौखिक स्वर कितने हैं हमारे पास? कितने हैं? 10। कितने हैं? 10। कौन कौन से हैं वो ये आपको दिख रहे होंगे। आगे चलते हैं। आगे हम देखते हैं व्यंजनों को। व्यंजन क्या है? तो स्वर तो हो गए जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोध के होता है तथा बिना किसी अन्य वर्ड की सहायता के होता है। ठीक है, अगर हम बात करें व्यंजनों की तो व्यंजन क्या है? तो साथियों, जो व्यंजन है वे ध्वनियां होती हैं। व्यंजन वे ध्वनियां होती हैं जिनका उच्चारण करते समय मुख से बाहर जो हवा निकलती है, मुख से बाहर जो हवा निकलती है उन्हें मुखांगों के अंगों, जो मुख के अंग होते हैं उनकी बाधा का सामना करना पड़ता है। ठीक है, या इसको ऐसे कहें कि उसे मुखांगों को परस्पर स्पर्श करते हैं, यानी उन्हें उच्चारित करते समय हमारे जो मुखांग हैं, उच्चारित करते समय हमारे जो मुखांग हैं, जो मुख के अंदर जो हमारे अंग हैं मुख के, जैसे कंठ, तालु, जिह्वा, मूर्धा, दंत, ये आपस में स्पर्श करते हैं। जब ये आपस में स्पर्श करते हैं तो वहां क्या होता है? वो बिना अवरोध के नहीं, वो अवरोध के साथ, यानी वो अवरोध के साथ बोले जा रहे हैं। और अवरोध के साथ साथ उन्हें हमें बोलते समय स्वरों की आवश्यकता भी है, स्वरों की सहायता भी लेनी पड़ रही है। तो जब कोई वर्ण बिना दूसरे वर्ण के सहयोग से और उनके उच्चारित करते समय हमारे मुखांग परस्पर मिले या परस्पर आपस में एक दूसरे से टकराएं तो उन्हें हम क्या कहते हैं? व्यंजन। तो इसकी भी परिभाषा आप लिख लीजिए, यहाँ दिखेगा नहीं आपको, मैं लिखा रहा हूं, लिख लीजिए। यानी व्यंजनों की परिभाषा हो जाएगी वे ध्वनियां या वे वर्ण, लिख लीजिए, वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय जिनका उच्चारण करते समय
मुख से बाहर निकलने वाली हवा, मुख से बाहर निकलने वाली हवा, निकलने वाली हवा, मुख से निकलने वाली हवा मुखांगों की बाधा का सामना करना पड़े। अब मुख से निकलने वाली हवा को मुखांगों मुखांगों की बाधा का सामना करना पड़े, करना पड़े, या करना पड़े। एक तो ये कह सकते हैं कि मुखांगों की बाधा का सामना करना पड़े, किसे, जो मुख से हमारे से हवा निकल रही है उसको, या फिर हमारे मुखांग परस्पर स्पर्श करती हो, या मुखांग परस्पर, परस्पर का मतलब समझते हो, आपस में परस्पर स्पर्श करते हो, स्पर्श करते हो, ठीक है, परस्पर स्पर्श करते हो, व्यंजन होते हैं। क्या होते हैं वो, व्यंजन होते हैं, व्यंजन है, ऐसे लिख लो, व्यंजन है। वे वर्ड जिनका उच्चारण करते समय, वे वर्ड वे वर्ड जिनका उच्चारण करते समय मुख से बाहर निकलने वाली हवा को मुखांगों की बाधा का सामना करना पड़े, या मुखांग परस्पर स्पर्श करते हो, तो वे वर्ड क्या कहलाएंगे, हमारे व्यंजन कहलाएंगे। ठीक है, यानी ऐसे वर्ड जिनका उच्चारण करते समय मुख से बाहर निकलने वाली हवा को मुखांगों की बाधा का सामना करना पड़ रहा है, और मुखांग है जो है वो आपस में स्पर्श कर रहे हैं, तो वो वर्ड क्या है, व्यंजन है। या फिर इसकी एक परिभाषा और भी हो सकती है। एक परिभाषा क्या हो सकती है, एक परिभाषा ये हो सकती है कि व्यंजन वे वर्ड हैं, व्यंजन वे वर्ड हैं जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। व्यंजन क्या है, व्यंजन वे वर्ड हैं जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। तो एक परिभाषा ये भी हो सकती है, तो इसे भी आप लिख लो, लिख लो, आप सब लोग, लिखा देता हूं मैं, यहां लिखा देता हूं, लिख लो। व्यंजनों स्वरों की सहायता से उच्चारित होते हैं। ठीक है, व्यंजन जो है स्वरों की सहायता से उच्चारित होते हैं, यानी वे वर्ड जो स्वरों की सहायता से उच्चारित होते हैं क्या कहलाएंगे, व्यंजन कहलाएंगे। जबकि अगर हम इसको दूसरे रूप में देखें तो दूसरे में इसकी परिभाषा है, वे वर्ड जिनका उच्चारण करते समय मुख से बाहर निकलने वाली जो हमारे हवा है वो मुखांगों की बाधा का सामना करती है, और मुखांग परस्पर एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, तो वहां पर क्या हो जाएंगे, व्यंजन हो जाएंगे। वे वर्ड क्या हो जाएंगे, व्यंजन हो जाएंगे। मुझे लगता है आपने नोट कर लिया होगा, कर लिया है ना सभी ने, सभी लोग साथ ही साथ नोट करते चलिए, इसको लिख लेना, परीक्षाओं में जरूर पूछा जाता है। ये पूछ लेते हैं कि व्यंजन क्या है, स्वर क्या है, शुद्ध स्वर कितने हैं, मौखिक स्वर कितने हैं। ठीक है, तो नोट कर लेना। यहां मैं आपको एक बता दूं, ये चीज आपको किसी ने अब तक नहीं बताई होगी, गारंटी दे रहा हूं, किसी ने नहीं बताई होगी, तो वो है अयोगवा। अयोगवा क्या है, अयोगवा आप जानते होंगे, मुझे पता है आप सभी लोग जानते हैं कि अयोगवा क्या है। यानी आप जानते हैं कि एक तो होता है अनुस्वार और एक होता है विसर्ग, ये दोनों क्या है, अयोगवा हैं। ठीक है, ये जानते हैं ना आप लोग, आपको पता है कि ये जो दो वर्ण हैं ये अयोगवा हैं। लेकिन ये अयोगवा है क्यों और है कैसे,
क्यों इन्हें अयोगवा कहते हैं वो देख लो, वो मैं बता रहा हूं तुम्हें। इन्हें अयोगवा इसलिए कहते हैं क्योंकि ये वर्णों के साथ रहते हैं लेकिन उनके से योग नहीं करते। यानी वर्णों के साथ रहते हैं लेकिन उनसे योग नहीं करते हैं, इसलिए कहते हैं इन्हें अयोगवा। ठीक, क्या कहते हैं? अयोगवा। अ का मतलब नहीं, योग का मतलब योग, योग नहीं करते हैं, वो क्या है? अयोगवा। यानी वे वर्ण जो अन्य वर्णों से योग न करते हुए भी उनके साथ रहें अयोगवा है। क्या है? अयोगवा। अयोगवा क्या है? वे वर्ण जो अन्य वर्णों के योग नहीं करते और योग न करते हुए भी उनके साथ साथ रहते हैं, तो वो वर्ण होंगे अयोगवा। ठीक है, एक होता है इनमें से अनुस्वार और एक होता है विसर्ग। इसे अनुस्वार कहते हैं और इसे हम कहते हैं विसर्ग। आगे पढ़ेंगे डिटेल में, चिंता करने वाली कोई बात नहीं है, मैं बता दूंगा, आगे पढ़ाऊंगा इनको। इनका ये भी बताऊंगा कि अनुस्वार कहाँ लगता है, ये भी बताऊंगा जो विसर्ग है वो कहाँ लगता है, अनुस्वार का योग क्यों नहीं होता, इसे हम कहाँ से बोलते हैं, मुख्य के संग से बोलते हैं। ठीक है, विसर्ग को कहाँ से बोलते हैं, विसर्ग का स्वर क्या होता है, यानी जो अनुस्वार है उसे हम किसी वर्ड के साथ कैसे लिखेंगे, कैसे इसका प्रयोग करेंगे, ये सारी चीजें मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। ठीक है, वीडियो को ध्यान से देखते रहिए, क्लास को ध्यान से देखते रहिए और साथ ही साथ इसको नोट करते रहिए। ठीक है, आपने शायद नोट कर लिया होगा और अगर नहीं करा है तो आप कर लीजिए। ठीक है, समय है आपके पास, इसको नोट कर लो। नोट कर लिया होगा आपने, अगर नहीं करा है तो उसका स्क्रीनशॉट ले लेना पीछे करके। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ हमने वर्णों के प्रकार देख लिए, वर्ण कितने प्रकार के हैं, स्वर हैं, अयोगवा हैं, व्यंजन हैं, व्यंजनों की परिभाषा क्या है ये भी हमने पढ़ ली। ठीक है, और ये जो अयोगवा क्या है इनकी भी बारे में पढ़ लिया कि अयोगवा क्या है, उनकी परिभाषा क्या है, स्वर क्या है, उनकी परिभाषा क्या है। अच्छा, व्यंजन की मैंने आपको परिभाषा बता दी लेकिन ये नहीं बताया कि व्यंजन कितने हैं, तो इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे व्यंजनों को। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं इधर स्वरों को। स्वरों की परिभाषा आपकी समझ में आ गई? आ गई? ठीक है, आ गई होगी। चलते हैं आगे, आगे देखते हैं हम स्वरों का वर्गीकरण। तो साथ ही स्वरों का वर्गीकरण जो है वो हम इस प्रकार करते हैं, स्वरों का जो वर्गीकरण है वो निम्नलिखित 7 आधारों पर किया जाता है। ठीक है, जिनमें से पहला हमारा आधार होता है उच्चारण में लगने वाला समय या फिर मात्रा, यानी उच्चारण करते समय उसमें कितना समय लग रहा है और उनकी कितनी मात्रा है। ठीक है, उच्चारण में कितना समय लग रहा है और उनमें कितनी मात्रा है। एक जो इसका जो प्रकार होता है वो होता है बनावट के आधार पर, यानी जो स्वरों का एक वर्गीकरण हम कर देते हैं, यानी एक प्रकार से हम इन्हें बांटते हैं बनावट के आधार पर कि ये बनावट के आधार पर कितने प्रकार के हैं, कौन कौन सी हैं। ठीक है, कैसे बने हैं। इसके अलावा हम इन्हें जिह्वा के उठने के आधार पर भी इन्हें बांट सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा मुख के खुलने के आधार पर भी हम इन्हें बांटते हैं। ओष्ठ या मुखाकृति के आधार पर भी हम इन्हें बांटते हैं स्वरों को। जिह्वा के पेशियां जो होती हैं, जो हमारे जीभ की पेशियां हैं, मांसपेशियां हैं, उनमें तनाव के आधार पर कि उनमें कितना तनाव होता है, उस आधार पर भी हम इस स्वरों को बांट देते हैं। इसके अलावा उच्चारण स्थल के आधार पर भी हम इन्हें बांटते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं उच्चारण में लगने वाले समय या मात्रा के आधार पर। ठीक, तो सबसे पहले देखें, आइए, अगर हम बात करें
उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर। तो उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर जो स्वर हैं उन्हें हम दो भागों में बांटते हैं, एक लघु ह्रस्व या लघु स्वर या दीर्घ या गुरु स्वर। ठीक है, एक ह्रस्व या लघु स्वर और एक दीर्घ या गुरु स्वर। ठीक है, उच्चारण में लगने वाला समय जो है वो उस आधार पर हम इन्हें ह्रस्व या लघु और दीर्घ या गुरु में, जबकि अगर हम मात्रा की बात करते हैं तो मात्रा के आधार पर जो ह्रस्व या लघु होते हैं उन्हीं को हम एक मात्रिक कहते हैं और जो दीर्घ या गुरु स्वर होते हैं उन्हीं को हम द्विमात्रिक कहते हैं। यानी हम एक ही में पढ़ रहे हैं इनको, उच्चारण में लगने वाले समय या मात्रा के आधार पर। अगर उच्चारण में लगने वाले समय की बात करेंगे तो ह्रस्व या लघु होंगे और इधर दूसरे होंगे दीर्घ या गुरु। इसके अलावा अगर मात्रा के आधार पर पूछ ले तो जो ह्रस्व या लघु हैं वही एक मात्रिक होते हैं और जो दीर्घ या गुरु हैं वो द्विमात्रिक होते हैं। ठीक है। अच्छा, कभी कभी एक और आ जाता है इसमें, एक वर्ड आ जाता है, एक स्वर आ जाता है जिसे हम प्लुत स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लुत स्वर। प्लुत स्वर पूछ लिया जाता है, संस्कृत में इसका प्रयोग होता है, हिंदी में इसका प्रयोग नहीं है। यानी प्लुत स्वर का प्रयोग हिंदी में नहीं है, यानी हिंदी में हम इसका प्रयोग नहीं करते। ठीक है, कई बार परीक्षा में पूछ भी लिया है आयोग ने, जो यूपी SSC है या PSC है जो भी है, उनमें कई बार पूछ भी लिया है कि प्लुत स्वर क्या है। तो हिंदी में पूछ लिया जाता है लेकिन प्लुत स्वर वास्तव में संस्कृत में प्रयोग होता है। ठीक है, यानी संस्कृत में जब हम पुराने जमाने में, हमारे जो पुराना समय था, प्राचीन काल था, उस समय जो संस्कृत यूज होती थी तो वहां पर जो नाटक या कुछ भी जो लिखा जाता था जिसमें संवाद होता था, बात होती थी, और वहां कोई किसी को बुला रहा है या किसी को आवाज लगा रहा है तो उसे दर्शाने के लिए जो हमारी संस्कृत थी उसमें प्लुत स्वर का प्रयोग करते थे। तो प्लुत स्वर का कोई वैसे कोई चिन्ह नहीं होता है ना, केवल हम इसका एक चिन्ह लगाते हैं 3 का अंक। क्या लगाते हैं? 3 का अंक। ये 3 का अंक लगा देते हैं जिससे हमें पता चलता है कि यहाँ प्लुत स्वर है। 3 का मतलब होता है तिगुना। तिगुना क्या होता है? तिगुना। यहाँ 3 का क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि इसका हम अर्थ लेते हैं यहाँ पर तिगुना। जैसे इसके अगर उदाहरण की बात करें तो एक शब्द आपने सुना होगा, ओम। ओम कैसे बोलते हैं इसको? ओम ओम। तो यहाँ जो ओम बोल रहे हैं, ओ बोलने के बाद में और भी आगे तक ओ जा रहा है, तो वो कारण है इस चिन्ह का। इस चिन्ह की वजह से हम ओ को ओम ओम बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये जो 3 का अक्षर है इसे हम प्लुत स्वर को दर्शाने के लिए प्रयोग करते हैं। तो इसका प्रयोग संस्कृत में होता है, न कि हिंदी में। लेकिन अगर पूछ लिया जाए परीक्षा में कि प्लुत स्वर क्या है तो आप बता देना जरूर, क्योंकि ये जो तिगुना समय है ये लघु स्वर की अपेक्षा है। यानी जो तिगुना है किसके संदर्भ में है? लघु स्वर के। यानी लघु स्वर का तिगुना, यहाँ लिख लेना, लघु स्वर का तिगुना। क्या लगेगा? समय। यानी प्लुत स्वर को बोलने में लघु स्वर का तिगुना समय लगता है। ठीक, और इसका उदाहरण होता है ओ। ठीक, इसे हम दर्शाते किससे? 3 के अंक से। ये हिंदी में नहीं है, ये संस्कृत में प्रयोग होता है। ठीक, तो इसके अब रब कर देता हूं, आप नोट कर लेना इसको। आगे हम बात करते हैं उच्चारण में लगने वाले समय या मात्रा के आधार पर हमारे जो मुख्य प्रकार हैं वर्णों के, वो हैं 2, एक ह्रस्व या लघु, एक दीर्घ या गुरु। जो ह्रस्व या लघु हैं उन वो होते हैं एक मात्रिक। एक मात्रिक क्यों होते हैं? क्योंकि उनकी होती है केवल और केवल एक मात्रा। ठीक, कितनी मात्रा होती है? एक मात्रा। अगर हम दीर्घ या गुरु स्वर की बात करें उच्चारण के आधार पर तो इसकी होती है 2 मात्रा। कितनी होती है? 2 मात्रा। अब 2 मात्रा के आधार पर ही हम इसको कहते हैं द्विमात्रिक। जब 2 मात्रा है तो इनको बोलने में समय ज्यादा लगेगा, जबकि इनकी 1 मात्रा है तो इन्हें बोलने में कम समय लगेगा। ठीक है, 1 मात्रा होने के कारण ही इनको बोलने में समय कम लगता है, इनकी 2 मात्रा होने के कारण इनको बोलने में समय ज्यादा। तो ये है एक मात्रिक और द्विमात्रिक। अगर लिखना चाहो तो आप लिख सकते हैं, जिन
स्वर वर्णों को, जिन स्वर वर्णों को उच्चारण में कम से कम समय लगता है, कम से कम समय लगता है, वो कहलाते हैं ह्रस्व या लघु स्वर या एकमात्रिक स्वर। जबकि वे स्वर जिनको बोलने में लघु से दुगना समय लगता है वो कहलाते हैं दीर्घ या गुरु स्वर। तो इसकी भी लिख लेना, इसकी परिभाषा हो जाएगी, दूसरे कलर से लिख देता हूं। जिन स्वर वर्णों को उच्चारण के समय लघु स्वरों से दुगना समय लगता है। ठीक है, क्या है वो? दीर्घ स्वर। जिन स्वर वर्णों को उच्चारण के समय लघु स्वरों से दुगना समय लगता है वो दीर्घ हैं, और जिनमें कम से कम समय लगता है वो होते हैं एकमात्रिक स्वर या लघु स्वर। ठीक है, नोट कर लो। नोट कर लिया होगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे हम अब बात करते हैं इनकी, जो लघु स्वर है वो कौन कौन से हैं। तो लघु स्वर हमारे पास चार हैं। कौन कौन से हैं? एक है अ, एक है ए, एक है ओ और एक है रे। ये जो चार वर्ण हैं, ये चार जो स्वर हैं, ये ह्रस्व या लघु या एकमात्रिक है, इनकी एक मात्रा होती है। जबकि अगर हम दीर्घ की बात करें तो जो दीर्घ है हमारे पास वो होते हैं 7। कौन कौन से होते हैं? एक होता है बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, बड़ा उ, बड़ा उ, छोटी ए, बड़ी ए, छोटा ओ और एक होता है बड़ा। यानी ये जो टोटल 7 वर्ड हैं, ये जो 7 स्वर हैं, ये हमारे पास होते हैं दीर्घ या गुरु स्वर। जबकि ये जो 4 हैं ये है हमारे पास ह्रस्व या लघु स्वर। तो मुझे लगता है कि ये जो उच्चारण में लगने वाला समय है, मात्रा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण है, आप सभी की समझ में आ गया हो। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे हम वर्गीकरण देखते हैं स्वरों का बनावट के आधार पर। किस आधार पर? बनावट के आधार। बनावट के आधार पर हम स्वरों को बांटते हैं दो भाग। कितने भागों में? दो भाग। कौन कौन से? एक होते हैं मूल स्वर और एक होते हैं संधि स्वर। एक होते हैं मूल स्वर और दूसरे होते हैं संधि स्वर। ठीक। अच्छा, यहाँ एक चीज और ध्यान रखना, यहाँ ये मैं कह रहा हूं बनावट के आधार पर। कभी कभी बनावट नहीं कहेगा, वो कह देगा संरचना। क्या कह देगा? संरचना। क्या कह सकता है? संरचना। संरचना नहीं कहेगा तो दूसरा वर्ड यूज करेगा, रचना। रचना भी नहीं कहेगा तो वो कह देगा व्युत्पत्ति। क्या कह देगा? व्युत्पत्ति। व्युत्पत्ति के आधार, आपको परेशान करने के। क्या कहेगा? व्युत्पत्ति के आधार। व्युत्पत्ति के आधार पर बताओ कितने प्रकार के होते हैं स्वर। आप कंफ्यूज हो जाओगे, कहोगे कि सर ने तो केवल बनावट बताया था। तो जो बनावट वाले हैं उन्हीं को हम कहते हैं व्युत्पत्ति या रचना या संरचना। ठीक है। इसके अलावा, व्युत्पत्ति के अलावा एक चीज और कह सकता है, निर्माण। क्या कह सकता है? निर्माण। क्योंकि बनावट का मतलब भी तो निर्माण ही है, तो वो निर्माण भी यूज कर सकता है।
यानी वो कह सकता है कि निर्माण के आधार पर बताओ वर्ड स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो निर्माण के आधार पर भी वही दो हैं, एक है मूल और एक है संधि। ठीक है, तो इसमें भी आप सभी में से किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चाहे संरचना दे दे, चाहे रचना दे दे, चाहे व्युत्पत्ति या चाहे निर्माण या कह दे बनावट, फिर भी हमारे स्वर कितने होंगे इन सभी आधारों पर? दो। कौन कौन से होंगे? मूल स्वर और संधि स्वर। ठीक, चलिए देखते हैं हम मूल स्वर। मूल स्वर क्या है? मूल का मतलब क्या है? यहाँ मूल का अर्थ क्या होता है? मूल पढ़ने से पहले यहाँ मूल का अर्थ क्या होता है? मूल कहते हैं जड़ को। क्या किसको कहते हैं? तो इसका एक नाम और हो सकता है यहाँ, वो कह सकता है जड़ स्वर। क्या क्या कह सकता है? जड़ स्वर। और जड़ निकलता कहां से है? बीज से। तो ध्यान रखना, इस मूल स्वर को जड़ स्वर भी कह सकता है, इसके अलावा वो इसको कह सकता है बीजाक्षर। क्या कह सकता है? बीजाक्षर। बीजाक्षर कह सकता है। आपको कंफ्यूज करने के लिए, बीजाक्षर स्वर कौन से होते हैं, जड़ स्वर कौन से होते हैं। ठीक है, तो जो बीजाक्षर या जड़ स्वर एक ही होते हैं। कौन से? मूल स्वर। इन्हें एक नाम और दे सकता है, वो कह सकता है नैसर्गिक। नैसर्गिक क्या कह सकता है? नैसर्गिक। तो भी कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि नैसर्गिक भी क्या है? मूल है। यानी जो बीजाक्षर हैं, जो जड़ हैं, जो मूल नैसर्गिक हैं, सभी के सभी क्या हैं? मूल हैं। सभी के सभी कैसे स्वर हैं? मूल स्वर हैं। तो इसमें किसी को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो आप इसको नोट कर सकते हो, इसको नोट कर लो सभी लोग। यानी मूल स्वर क्या है? मूल स्वर अपने आप में स्वतंत्र हैं। मूल स्वर जो है क्या है? अपने आप में स्वतंत्र हैं। अपने आप में स्वतंत्र हैं तथा इनका निर्माण या उत्पत्ति, इनका निर्माण किसी अन्य वर्ण के योग से नहीं हुआ। यानी इनका निर्माण किसी अन्य वर्ण से नहीं हुआ है, इसलिए हम इनको क्या कहते हैं? मूल नैसर्गिक जड़ स्वर या बीजाक्षर। ठीक है, ध्यान रखना, अपने आप में स्वतंत्र हैं तथा इनका निर्माण किसी अन्य वर्ण के योग से सॉरी यहां लिख देता हूं, नहीं गया, योग से नहीं, जो मूल स्वर हैं ये अपने आप में स्वतंत्र हैं, इनका निर्माण किसी अन्य वर्ण के योग से नहीं हुआ है। ठीक है, जब अगर हम यही बात करते हैं संधि स्वरों की, तो संधि स्वर आप देखेगा नहीं, तो मैंने वीडियो अपना हटा दिया है, आपको देखे इसलिए। ठीक है, तो संधि स्वर कौन से होंगे? संधि स्वर वे स्वर होंगे जो दो स्वर होंगे योग से बने। संधि स्वर कौन से होंगे? वे स्वर जो दूसरे स्वरों के योग से बने। तो इसे नोट कर लेना, संधि स्वर कौन से होंगे? वे स्वर जो दूसरे स्वरों के योग से बने। ठीक है, दूसरे योग से बने, दूसरे स्वरों के योग से क्या हो? बने। हाँ, एक शब्द आ गया बने,
बनने का मतलब ये जो संधि स्वर हैं ये पहले से नहीं है, ये बने हैं, दूसरे जो वर्ण हैं, दूसरे जो स्वर हैं उनके योग से बने हैं। यानी जो संधि स्वर हैं वो क्या है, दूसरे स्वरों के योग से बने, दूसरे वर्णों के योग से बने, ये अपने आप नहीं आए, इन्हें दूसरे स्वरों के योग से बनाया गया। तो बनाया गया तो इन्हें हम क्या कह सकते हैं, बनाया गया तो हम इन्हें कह सकते हैं कृत्रिम। क्या कह सकते हैं, कृत्रिम। तो यहां ध्यान रखना, इन्हें हम कृत्रिम स्वर भी कहते हैं, संधि स्वरों को हम क्या कहते हैं, कृत्रिम स्वर भी कह सकते हैं। ठीक है, कृत्रिम स्वर भी कह सकते हैं, और इन्हें हम एक शब्द और दे सकते हैं, बनावटी। क्या कह सकते हैं, बनावटी। ये बनावटी हैं, ये बनाए गए हैं, इसलिए ये बनावटी हैं। ये कृत्रिम है क्योंकि ये तैयार किए गए हैं, किनसे, अन्य स्वरों से, दूसरे स्वरों से। ठीक है, तो ये जो मूल स्वर हैं ये कौन से हैं और संधि स्वर कौन से हैं ये मैं बता देता हूं। ये समझ में आ गया आपकी में। यानी जो संधि स्वर हैं उन्हीं को हम बनावटी या कृत्रिम कहते हैं, और जो मूल है उन्हें नैसर्गिक, बीजाक्षर या जड़ स्वर कहते हैं। मूल स्वर कौन से हैं, जो अपने आप में स्वतंत्र हैं तथा निर्माण किसी अन्य वर्ण के योग से नहीं हुआ है। और जबकि अगर हम बात करते हैं इनकी संधि स्वरों की, ये जो हैं दूसरे स्वरों के योग से बने। ठीक है, तो ये यहां आपकी समझ में आ गया होगा, आप इसको नोट कर लीजिए। फिर आगे चलते हैं। मुझे लगता है नोट कर लिया होगा। अच्छा, यहाँ ये जो लिखा है ये मूल स्वर अपने आप में स्वतंत्र है तथा इनका निर्माण किसी अन्य वर्ड के योग से नहीं हुआ। तो यहाँ ये जो शब्द है वर्ड नहीं लिखना है आपको। ठीक है, यहाँ आपको लिखना है, यहाँ लिखना है आपको स्वर। यहाँ लिखना है, क्या लिखना है, स्वर, किसी अन्य स्वर, ये स्वर लिखना है आपको। ठीक है, ये स्वर लिख लेना है, यहाँ उसको हटा देना, स्वर के योग से नहीं हुआ तो वो क्या है, मूल स्वर है। ठीक है, तो आइए हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा हम इन संधि स्वरों के। मूल स्वर तो ये हो गए। अच्छा, ये लिख लो कौन कौन से होते हैं। जो मूल स्वर हैं वो होते हैं हमारे पास चार। कौन कौन से होते हैं, चार। एक होता है अ, एक ई, और एक उ, और एक रे। एक होता है रे। ठीक, यानी ये जो मूल स्वर हैं ये चार हैं, अ ई उ और री। अच्छा, ये चीज का ध्यान रखना है, ये जो अ ई उ रे हैं ये बनावट के आधार पर मूल हैं यही स्वर, लेकिन उच्चारण के आधार पर यही कौन से हैं, लघु हैं। कौन से हैं, लघु हैं। मात्रा के आधार पर यही चारों कौन से हैं, एक मात्रिक हैं। क्या हैं, एक मात्रिक हैं। ठीक है, अगर हम बात करें संधि स्वर की तो ये अब संख्या में कितने हैं, ये संख्या में कितने हैं, इसको मैं रब कर देता हूं। जो हमारे पास संधि स्वर हैं वो हमारे पास हैं संख्या में तुम्हारे संख्या में कितने हैं, ये संधि स्वर 7 हैं। कितने हैं संधि स्वर संख्या में, 7 हैं। कौन कौन से हैं, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, छोटी ए, बड़ी ए, छोटा ओ, और बड़ा ओ। ये हमारे पास 7 जो वर्ड हैं ये संधि स्वर हैं। ठीक है, अब यही स्वर अगर हम उच्चारण की दृष्टि से देखेंगे तो यही सातों के सात स्वर तुम्हारे हो जाते हैं दीर्घ स्वर। कौन से हो जाते हैं, दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर, ये दीर्घ स्वर है, यही गुरु स्वर है। क्या है, गुरु स्वर है। इन्हें द्वैमात्रिक भी कहते हैं, द्वैमात्रिक, द्वैमात्रिक, ये द्वैमात्रिक है।
यानी जो संधि स्वर हैं यही द्विमात्रक हैं, दीर्घ हैं, गुरु हैं। किस आधार पे ये जो दीर्घ, गुरु या द्विमात्रक हैं, किस आधार पे हैं? बनावट, सॉरी, उच्चारण में लगने वाले समय या मात्रा के आधार पर। जबकि मूल और संधि कब है? ये बनावट के आधार पे। ये ध्यान रखना, इन्हें तुम ये मत कह देना कि ये लघु है। बनावट के आधार पर मूल है, उच्चारण के आधार पर लघु या एक लघु है या ह्रस्व है, मात्रा के आधार पर एक मात्रिक है। जबकि ये जो है संधि स्वर बनावट के आधार पर संधि स्वर हैं। जबकि अगर हम इनको उच्चारण की दृष्टि से या निर्माण मात्रा की दृष्टि से देखेंगे तो उच्चारण के आधार पर ये दीर्घ या गुरु हो जाएंगे और मात्रा के आधार पर ये द्विमात्रिक हो जाएंगे। ये चीज ध्यान रखने वाली बात है। वर्णमाला तो सब पे आती है, आ इ ई उ ऊ सब पे आते हैं, अ से लेकर के ज्ञ तक सब पे आते हैं। लेकिन इनका जो व्याकरण है ये कैसे बने हैं, कहां कहां से बोले जाते हैं, कैसे कैसे बोले जाते हैं, ये किसी को पता, ये सबको पता नहीं। ठीक है, जिसको ये सारी चीजें पता है वही एग्जाम क्लियर करे। तो मैं आपको ये सारी चीजें बताऊं। ठीक, तो चलिए बात करते हैं हम संधि स्वर। संधि स्वर का भी वर्गीकरण करते हैं। इसका वर्गीकरण क्या होगा, इसका भी पोस्टमार्टम करते हैं। हमने जैसे मूल स्वरों का करा, हम संधि स्वरों का भी पोस्टमार्टम कर लेते हैं। इनको भी देखते हैं कि इनमें क्या है, क्या बना हुआ है संधि स्वरों में, कौन कौन से हैं संधि स्वर। ठीक है। तो जो संधि स्वर हैं साथियों, इन्हें हम दो पार्टों में डिवाइड करते हैं। दो पार्टों में हम इनको डिवाइड करते हैं। दो पार्ट कौन कौन से होते हैं संधि स्वर के? एक होता है हमारा सजातीय संधि स्वर, एक होता है हमारा सजातीय सजातीय संधि स्वर, और एक होता है हमारा विजातीय विजातीय संधि स्वर। ठीक, एक तो होता है सजातीय संधि स्वर और एक हो जाता है विजातीय संधि स्वर। संधि स्वर भी कितने प्रकार के हो गए? दो प्रकार के, एक सजातीय संधि स्वर और एक विजातीय संधि स्वर। क्यों क्यों हो गए सजातीय संधि स्वर और विजातीय संधि स्वर, वो भी बताते हैं। यहां देखो ये शब्द लिखा है सजाती। सजाती का मतलब होता है समान जाति, समान जाति। और विजाति का अर्थ क्या होता है? विजाति का अर्थ क्या होगा? भिन्न जाति। क्या हो जाएगा? भिन्न जाति। अब इन नामों से ही देख लो। सजातीय संधि स्वर का मतलब हो गया ऐसे स्वर जो समान जाति के स्वरों से बने। किससे बने? समान जाति के स्वरों के योग से बने, वो कहलाएंगे सजातीय संधि स्वर। क्या कहलाएंगे? सजातीय संधि स्वर। तो इसको लिख लो, यानी ये स्वर समान जाति के या समान स्वरों के योग से बनते हैं। ठीक है, यानी ये जो सजातीय स्वर हैं समान जाति के, कैसे? समान जाति के स्वरों से बनते हैं, तो ये सजाती हो गए। अगर हम विजातीय की बात करें तो विजातीय उसी तरह हो जाएगा, यानी ये स्वर भिन्न स्वरों के योग से बनते हैं। भिन्न स्वरों के योग से बनते हैं। भिन्न का मतलब समझ रहे हो? दोनों स्वर अलग अलग होंगे। भिन्न का मतलब हो गया दोनों स्वर जो हैं अलग अलग हैं। समान का मतलब हो गया दोनों स्वर एक ही हैं। दोनों स्वर एक ही हैं तो वो हो जाएंगे समान स्वर।
अच्छा इसको नोट कर लो, आप दिख नहीं रहा होगा, मैं हटा देता हूँ वीडियो। ये लिखो, नोट करो सभी लोग, जल्दी करना, ज्यादा टाइम मत लिया करो, बहुत बहुत टाइम हो रहा है। कर लिया नोट? चलो कर लिया होगा, कर लिया ना? कर लिया हो, चलिए चलते हैं। यानी मैंने बताया आपको जो सजातीय स्वर हैं वो हमारे समान जाति के यानी समान स्वरों से बनने हैं, योग से बनने हैं, और जो विजाती हैं वो भिन्न स्वरों के योग से बनती हैं। ठीक है, अब मैं इसको रब कर लेता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि हमें इस पर और भी चर्चा करनी है, इस पर और भी बातें करनी है, इनका पोस्टमार्टम और ज्यादा करना है। यानी हमें ये भी तो जानना है कि ये योग हो रहा है कैसे हो रहा है। तो मैं बता रहा हूं आपको कि ये जो योग होता है ये कैसे होता है। तो यहाँ केवल मैं सजातीय और विजातीय लिखे छोड़ रहा हूँ और सब आप साफ कर दे रहा हूँ, आप लोग नोट कर लेना। और मुझे लगता है नोट कर भी लिया होगा, सभी बच्चे क्या हैं, मेहनती हैं, कोई आलसी नहीं है, और ना ही किसी को आलसी होना है। ठीक है, ना ही किसी को आलसी होना है। ठीक, साथ ही साथ नोट कर लें। अब यहाँ जो सजातीय और विजातीय हैं इनका मतलब सुनो, ये सजातीय का मतलब समान जाति के हो गए। अच्छा सजातीय है ये, इन्हीं को हम कहते हैं मूल दीर्घ स्वर। क्या कहते हैं? मूल दीर्घ स्वर। सजातीय स्वर को ही हम क्या कहते हैं? मूल दीर्घ स्वर। और जो विजाती हैं इनको हम कहते हैं संयुक्त संयुक्त दीर्घ स्वर। दिख रहा है ना सबको? दिल अगर नहीं दिख रहा है तो ये लो देख लो। जो विजातीय संयुक्त जो विजातीय स्वर है, संधि स्वर है, हम क्या कहते हैं? संयुक्त दीर्घ स्वर। और जो सजाती हैं उन्हें हम कहते हैं मूल दीर्घ स्वर। परिभाषा आपको पता चली गई है, चलिए देखते हैं। ये जो मूल दीर्घ स्वर हैं ये हैं हमारे पास तीन। कितने हमारे पास? तीन है। एक है बड़ा आ, एक है बड़ी ई, और एक है बड़ा ऊ। ये तीन है। बने कैसे हैं? ये जो बड़ा आ है ये बना है, ये जो बड़ा आ बना है ये बना है छोटे आ को दो बार योग करने से। यानी छोटा आ दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? बड़ा। ठीक, अब देखो यहां दिख रहा है दोनों के दोनों स्वर कैसे हैं? एक हैं, समान जाति के हैं। कैसे हैं? समान जाति के, समान जाति के हैं, इसीलिए हम कहते हैं सजातीय। मूल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये जो दोनों स्वर हैं एक ही प्रकार के मूल स्वर से बने। ठीक है, एक ही प्रकार के मूल स्वर से बना, इसीलिए हम इनको कहते हैं मूल दीर्घ स्वर। ये बड़ा ई है, बड़ा ई भी किससे बना है? छोटा ई और छोटा ई से। बड़ा ई बन गया, बड़ा ई बन गया छोटा ई और छोटा ई से। छोटा ई भी क्या है? मूल स्वर है। अगर हम ऊ की बात करें तो ऊ भी बना है, ऊ छोटे ऊ और छोटे ऊ से बना है। ये भी दोनों क्या है? मूल स्वर है। तो इसलिए इन तीनों को हम क्या कहते हैं? मूल दीर्घ स्वर। ठीक, अगर हम बात करें विजातीय संधि स्वर की, विजातीय संधि स्वर या संयुक्त दीर्घ स्वर की, तो ये संख्या में होते हैं हमारे पास कितने? कितने होते हैं? चार। कितने होते हैं? चार होते हैं। चार कौन कौन से होते हैं? छोटी ए, बड़ी ए, छोटा ओ और बड़ा ओ। अच्छा यहां आपको दिखेगा नहीं तो मैं ये अपना वाला वीडियो हटा रहा हूं, देख लेना। ठीक है, अब दिख रहा होगा? चलो वेरी गुड, सबको दिख रहा है। ये जो है हमारा एक है ए, एक है बड़ी ए, एक है छोटा ओ और एक है बड़ा ओ। ये चार वर्ण हैं जो संयुक्त दीर्घ स्वर। बने कैसे हैं? देख, यहाँ लिखा है भिन्न जाति। भिन्न जाति का मतलब जो दो स्वर होंगे इन्हें बनाने वाले भिन्न भिन्न मूल होंगे। मूल स्वर होंगे लेकिन कैसे होंगे? भिन्न भिन्न होंगे, अलग अलग होंगे। अलग अलग होंगे तब ये बनने, तब कहते हैं इनको भिन्न जाति के या विजातीय। ठीक, कौन कौन से? जो छोटी ए है ये बनता है
अ और ए के योग से। अगर हम बड़ी ए की बात करें तो ये बनता है अ और ए की सहायता से, यानी अ और ए की सहायता से बनता है बड़ी ए। अगर हम बात करें बड़े छोटे ओ की तो ये बनता है अ प्लस ओ से। अगर हम इसकी बात करें बड़ा ओ की तो बड़ा ओ बनता है अ और ओ से। ठीक, अ और ओ से, ये अ और ओ से बनना है। ये दोनों अलग अलग हैं, ये भी दोनों अलग अलग हैं, ये भी दोनों अलग अलग हैं, ये भी दोनों अलग अलग हैं, भिन्न भिन्न है, इसीलिए हम कहते हैं इनको भिन्न जाति के या विजातीय स्वर या फिर संयुक्त दीर्घ स्वर। मूल क्यों नहीं कह रहे हैं? क्योंकि एक ही मूल स्वर से नहीं बने। इन्हें दीर्घ, इन्हें मूल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये एक ही प्रकार के मूल स्वर। ठीक है, अब इसमें भी देख लो, ये जो संयुक्त स्वर है इसमें भी दो कैटेगरी होती है। कितनी कैटेगरी होती है? दो। तो वो मैं बता रहा हूं, उससे पहले आप इसको नोट कर लो नोट। ठीक है, कोई जाएगा नहीं, देखना कोई नहीं जाएगा। हाँ बता रहा हूं सबको, नोट कर लो इसको फटाफट से जल्दी से। चलो कर लिया होगा, मैं इसको रफ कर देता हूँ। ठीक है, फिर इस पे थोड़ी सी और हम बात करते हैं संधि स्वर पे। सॉरी, ये संयुक्त दीर्घ स्वर है, इन पे थोड़ी सी हम बात करते हैं। इसको नोट कर लिया होगा सबने। चलो मैं इसको हटा देता हूँ, ये पूरा मैं हटा रहा हूँ। ठीक है, जो है नीचे ये पूरा मैं हटा। चलो हम बात करते हैं, बात कर रहे थे यहाँ, बता रहा था मैं संयुक्त दीर्घ स्वर के बारे में। संयुक्त दीर्घ स्वर कौन कौन से थे? ये चार थे। एक सॉरी, एक था छोटी ए, एक था बड़ी ए, एक था छोटा ओ और एक था बड़ा। छोटी ए किससे बनना था? छोटी ए बनना था अ और ए से। बड़ी ए बनना था अ और ए से। छोटा ओ बनना था अ और उ से। और जबकि बड़ा ओ बनना था वो बनना था अ और ओ से। क्योंकि ये जो स्वर हैं, ये छोटी ए और ये छोटा ओ, ध्यान रखना संधि पढ़ोगे तब आपकी समझ में आएगा। ये जो दोनों हैं ये दोनों आते हैं गुण संधि में। किस में आते हैं? गुण संधि में। तो इनको हम कहते हैं गुण संधि स्वर। गुण संधि, ठीक, ये गुण संधि में आते हैं, इसलिए ए और ओ, छोटी ए और छोटा ओ को कहते हैं गुण संधि स्वर। अगर हम बात करें इनकी, बड़ी ए और बड़ा ओ की, बड़ी ए और बड़ा ओ की, तो ये दोनों के दोनों देख लेना, जब मैं नियम पढ़ाऊंगा संधि के तब आपको बताऊंगा कि वृद्धि संधि क्या है। ध्यान रखना, वृद्धि संधि जो होती है उसमें बड़ी ए और बड़ा ओ ही आता है और इनका निर्माण इस प्रकार होता है, इसलिए इन दोनों को हम स्वरों को कहते हैं वृद्धि संधि स्वर। क्या कहते हैं? वृद्धि संधि। तो ये जो कोने वाला है आपको दिख नहीं रहा होगा, इसके लिए मैं अपना वीडियो हटा रहा हूं, आप देख लेना। चलो नोट कर लो इसको जल्दी से, फटाफट, टाइम बहुत हो रहा है, जल्दी से नोट कर लो। कर लिया होगा? अच्छा, नहीं करा है तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। चलो ले लिया ना? ठीक है, चलते हैं आगे। इतना आपकी सबकी समझ में आ गया? यानी ये जो स्वर है मैंने आपको दो आधारों पर बताए, एक उच्चारण में लगने वाले समय या मात्रा के आधार पर, एक बताया मैंने बनावट के आधार पर, और अब अगला जो हमारा आधार है वो होगा जिह्वा के उठने के आधार पर। जिह्वा के उठने के आधार पर, तो जिह्वा के उठने के आधार पर जो है हम इनको तीन पार्टों में डिवाइड करते हैं, अग्रस्वर, मध्य केंद्रीय स्वर और पश्च स्वर। ठीक है, तो ये जो
हमारा आधार है या स्वरों का वर्गीकरण है, ये हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। आज के वीडियो में केवल इतना ही, ठीक है। आज के में हम इतना ही पढ़ रहे हैं, समय बहुत हो गया है, बहुत लंबा वीडियो हो गया है। तो ये जो है इस आधार पर, जो जिह्वा के उठने के आधार पर जो है हम स्वरों का वर्गीकरण जो है अगले वीडियो में पढ़ेंगे। इससे आगे वाला भी हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। तो उसमें हम पूरा कवर कर लेंगे। तो आज के लिए सभी के लिए इतना ही। सभी लोगों को सभी लोगों की समझ में आ गया होगा, आ गया है ना सबकी। आज की केवल वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे हम, इससे ज़्यादा नहीं है। अगला जो इससे आगे जो पढ़ेंगे हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक। तो सभी लोगों को अलविदा, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, ठीक है।